इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने के लिए आपको प्राइम नंबर्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम प्राइम नंबर्स रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको ये पता होगा कि किसी भी नंबर को हम बोल सकते हैं कि या तो वो प्राइम है या फिर वो कॉम्पोजिट है। प्राइम नंबर का बेसिक मतलब ये होता है कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक वो खुद और दूसरा 1। इसके अलावा किसी भी प्राइम नंबर का कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 11, 29, 137 और इस तरह के बहुत सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2। इसके अलावा 2 का और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। सिमिलरली 29, ये भी सिर्फ इसके दो ही फैक्टर्स हैं, या तो 1 या 29। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 29 का फैक्टर हो। अब दूसरे टाइप के नंबर्स होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। वो ठीक प्राइम नंबर्स के ऑपोजिट होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 और उसके खुद के अलावा उसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 10, 15, 63, 96 और इस तरह के बहुत से नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। यहाँ पे अगर आप 10 देखेंगे तो 1 और 10 के अलावा 10 के और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि 2 और 5। 15 में भी 15 और 1 के अलावा इसके और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि 3 और 5। और आपको ये भी पता है कि आप किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की तरफ चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम किसी भी नंबर को फैक्टर ट्री की मदद से उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो मेरे पास अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर है जैसे कि 20, तो अब आप जानते हैं कि 20 के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी कौन से वाले फैक्टर्स सोचने हैं। आपको 20 के सिर्फ वो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जो कि प्राइम हो। फॉर एग्जाम्पल 20 का एक फैक्टर 4 भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे 4 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 4 खुद एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमें यहाँ पे 20 के प्राइम फैक्टर्स सोचने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने कंसिडर किया 2। तो अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 10। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि 2 इंटू 10 मुझे 20 देगा। उसके बाद अब 10 यहाँ पे खुद फिर से एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो मुझे 10 को भी उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होगा। तो अगर मैं 10 को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 5। अब इसके बाद यहाँ पे और कोई ऐसा नंबर नहीं बचा है जो कॉम्पोजिट हो, तो इसके आगे हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास कौन से फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स आए। एक तो 2, फिर दूसरा फिर से 2, और यहाँ पर ये राइट हैंड साइड वाला भी जो कि 5 है वो भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर 20 को मुझे उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 5। अब अगर आप स्टार्ट ही किसी प्राइम नंबर से करें तो उसका फैक्टर ट्री कैसा दिखेगा। ऑब्वियसली इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी खुद वो प्राइम नंबर जो कि इस केस में 13 है वही हो जाएगा। अगर हम कोई बड़ा नंबर लें जैसे कि 1050, तो क्या होगा। आपको यहाँ पे भी उसी तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको एक प्राइम फैक्टर सोचना है। मान लीजिए वो प्राइम फैक्टर है 2। अब 2 से अगर हम 1050 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच के आएगा 525। 525 ऑब्वियसली एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें उसे फिर से प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होगा। अब 525 का प्राइम फैक्टर अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में आएगा 5। अब 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 105। 105 को हम फिर से ब्रेक करेंगे 5 इंटू 21, और 21 को हम फिर से ब्रेक करेंगे 3 इंटू 7 में। जब हम 3 इंटू 7 कर देंगे, इसके बाद 7 खुद एक प्राइम नंबर हो गया है, तो हमें 7 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में 1050 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। आप चाहें तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं। तो अब जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया है तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की तरफ चलते हैं।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन से ही डिराइव हुआ है। अगर आप फिर से 1050 के फैक्टर्स देखें, प्राइम फैक्टर्स देखें, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 1050 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, जो अभी हमने निकाला था। लेकिन आपने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया था, मान लीजिए आपने 5 से स्टार्ट किया होता, वो भी एक प्राइम फैक्टर है, तो वो भी आपको एक सही रिजल्ट ही देता। अगर आपने 5 से स्टार्ट किया होता तो हो सकता है आपके पास यही प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से आया होता, दैट इज 1050 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ये भी आपको रिजल्ट 1050 ही देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। अगर आपने इसको एक और तरीके से किया होता तो शायद आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट भी आया होता, दैट इज 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। तो आप देख सकते हैं इन सभी केसेस में आपके जो सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक है, बस उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो हमको यही कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, हम उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, जो कि आप देख चुके हैं। और ये जो प्राइम फैक्टर्स आपके पास आएंगे वो हमेशा यूनिक होंगे, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हमेशा हमें सेम ही रिजल्ट मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। तो अगर मैं इन फैक्टर्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 की पावर यहाँ पे 2 है, इंटू 7। और ये जो सेट है ये भी इन सब के जैसा सेम है, और इससे भी मुझे सेम ही रिजल्ट निकल के आएगा। तो यही चीज़ होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इसके कई एप्लीकेशंस भी होते हैं जो अब आप पढ़ेंगे।